आप सबको प्यार भरा नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत नम्रता की ओर से। आप सबको आज अपने इस चैनल आइए सुने कहानी के माध्यम से मैं मालती जोशी जी द्वारा लिखी एक कहानी गृह प्रवेश सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सबसे मेरा ये अनुरोध है कि यदि आपको मेरा कथा वाचन पसंद आता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर और हाँ, बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो आइए सुने कहानी गृह प्रवेश। मनोज जैसे ही घर में दाखिल हुए, कनक ने टीवी बंद करते हुए कहा, बड़ी देर कर दी। सुबह बताया तो था पापा को चेकअप के लिए ले जाना था। बताया तो था, पर इतनी देर? किसी दिन मेरे साथ चलना तो पता चलेगा कि डॉक्टर्स के यहाँ कितनी भीड़ होती है। जितना अच्छा डॉक्टर उतनी ज़्यादा भीड़। नंबर लगाना पड़ता है। दफ्तर से लौटते हुए मैं नंबर लगाता गया था। उसी अंदाज से फिर मैं पापा को लेकर गया, नहीं तो वे क्या इतनी देर बैठ पाते हैं। पर हर बार आप ही क्यों? तो और कौन जाएगा, माँ या पंकज? देवी जी, डॉक्टर के यहाँ जाने का मतलब होता है मरीज की सही हालत जानना, प्रिस्क्रिप्शन समझना, परहेज के बारे में जानना, अगले प्रोजेक्ट की जानकारी लेना। इसके लिए एक जिम्मेदार आदमी की ज़रूरत होती है। जाने को तो पापा अकेले भी जा सकते हैं, पर फिर वो सारी बात बताएंगे थोड़ी ही। आधी तो डॉक्टर से छिपा जाएंगे, आधी हमसे। कनक कुछ नहीं बोली, मुंह फुलाए बैठी रही। मनोज ने जूते उतारते हुए कहा, और एक बात साफ बता दूं मैडम, मैंने सिर्फ घर छोड़ा है, घर के लोग नहीं। उनके सुख दुख से अब भी मुझे सरोकार है। ये घर छोड़ने का ताना हर वक्त क्यों देते रहते हैं? तुम ही उकसाती हो, नहीं तो इस समय इतना थक गया हूँ कि कुछ कहने सुनने की ताकत नहीं है। और अब अगर तुम्हारा क्रॉस एग्जामिनेशन ख़त्म हो गया हो तो ज़रा खाना लगा दो। बहुत थक गया हूँ, खाकर सो जाऊँगा। आप खाकर नहीं आए हैं? इतनी देर हो गई तो मैंने सोचा ज़रूर खाकर आता, पर पिछली बार तुमने जो हंगामा किया था उसके कारण न माँ की कहने की हिम्मत हुई, ना मेरी खाने की। कहते हुए वे फ्रेश होने चले गए। कनक खाना लगाने लगी, पर उसका मन गुस्से से भरा हुआ था। भला अलग रहने का क्या फ़ायदा हुआ? अब भी वहाँ की जिम्मेदारियाँ ढोए चले जा रहे हैं। आज माँ की आंखें टेस्ट करवानी है, कल उनका चश्मा बनवाना है, परसों पंकज का फॉर्म भरना है। पापा के चेकअप का नाटक तो निरंतर चलता ही रहता है। नीरज वहाँ दिल्ली में मज़े कर रहा है, यहाँ हम सबको यही भुगतना पड़ता है। खाना दोनों ने बेमन से खाया। दोनों ही अपने अपने विचारों में खोए हुए थे। मनोज शायद चिंताग्रस्त थे और कनक गुस्से में उफन रही थी। अगर मनोज खाना खाकर आए होते तो उसे गुस्सा करने का एक मौका मिल जाता, पर पिछले एपिसोड की याद दिलाकर उन्होंने तो उसकी बोलती बंद ही कर दी। अपने मन का गुबार लेकर रात कनक बहुत अशांत थी। देर तक करवटें बदलती रही। बड़ी देर बाद उसने लक्ष्य किया कि मनोज भी सोए नहीं है, टकटकी लगाए छत को निहार रहे हैं। क्या बात है, अभी तक सोए नहीं? खाना खाते समय तो आपको इतनी नींद आ रही थी। मनोज ने उसकी ओर घूर कर देखा, फिर धीरे से बोले, थोड़ा टेंशन हो गया है। क्यों? पापा का ऑपरेशन ज़रूरी हो गया है। ऑपरेशन मतलब ओपन हार्ट सर्जरी? उसमें तो बहुत खर्च आता है ना। खर्च तो हर ऑपरेशन में आता है, टेंशन उसका नहीं है। प्रश्न ये है कि पापा उसके लिए तैयार होंगे कि नहीं। उन्हें राज़ी करना एक टेढ़ी खीर है। फिर ये कि राज़ी हो भी गए तो ये ऑपरेशन झेल पाएंगे कि नहीं। उनका बीपी, उनका डायबिटीज़ सबको कंट्रोल करना होगा, और उनका तो ये हाल है कि डॉक्टर के यहाँ जाने के नाम से ही बीपी बढ़ जाता है। वे अपनी चिंताएं बता रहे थे और कनक सोच रही थी कि खर्च का टेंशन तो नहीं है। मान लिया, पर वह आएगा कहाँ से? वो पूछना चाहती थी, पर डर के मारे चुप रही। फिर वही जुमला सुना देंगे, मैंने घर छोड़ा है, घर के लोग नहीं। उसके बाद वो विषय घर में तो नहीं उठा, पर मनोज अनमने से बने रहे। पापा का ऑपरेशन उनके दिमाग पर हावी रहा। पति की चिंताओं को साझे में ढोने का कनक का मन तो होता था, पर हिम्मत नहीं पड़ती थी। अलग घर बसाकर उसने जैसे एक अक्षम्य अपराध कर डाला था।
उस दिन से दोनों के बीच एक अदृश्य दूरी बन गई थी। घर में एक तनाव सा भरने लगा था। वहाँ उतने लोगों के बीच एक कमरा भर उनका अपना था, पर वहाँ ज़्यादा नज़दीकियाँ थीं। पति का प्रेम वहाँ जैसे उमड़ पड़ता था। कनक के मम्मी डैडी हफ्ते 10 दिन में सुमेध को देखने आते रहते थे। बेटी का अलग घर हो जाने से उन्हें अब बड़ी सुविधा हो गई थी, नहीं तो नवासे को देखने के लिए जब तब समधी आने जाते बड़ा संकोच हो जाता था। इस बार आए तो उन्होंने भी लक्ष्य किया कि मनोज कुछ परेशान से हैं। दरअसल वे उनके पास मुश्किल से 10-1 मिनट बैठे होंगे और उठ खड़े हुए। कनक, तुम चाय की तैयारी करो, मैं डैडी के फेवरेट समोसे लेकर आता हूँ। अरे रहने दो बेटा, क्यों परेशान हो रहे हो, चाय भर काफ़ी है। परेशानी की कोई बात नहीं है डैडी, मुझे पापा की दवाइयाँ लेने तो जाना ही था। देर से जाऊँगा तो दुकान बंद हो जाएंगी। जल्दी आना, ऐसा नहीं कि मैं 8 बजे तक चाय लिए बैठी रहूं, कनक ने चेताया। बस अभी गया और अभी आया। उनके जाते ही डैडी बोले, क्या बात है बेटा, मनोज कुछ अपसेट से लग रहे हैं। कनक तो भरी बैठी थी, एकदम ही फट पड़ी। बड़ा अच्छा घर देखा है आपने मेरे लिए, लगता है इन जिम्मेदारियों से जिंदगी भर उबर नहीं पाऊंगी। इससे तो अच्छा था कोई इकलौता लड़का देखते। इकलौते लड़के की जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं बेटे, वहाँ तो कोई शेयर करने वाला भी नहीं होता। तो यहाँ कौन शेयर कर रहा है? इकलौता एक देखा तो था, मम्मी बोली। वे लोग तैयार भी थे, पर आप दोनों ही मुकर गए। ठीक ही तो किया था, उतनी सैलरी में तुम्हारी बेटी का गुजारा हो पाता। डैडी, अब भी तो उतने में ही गुजारा कर रही हूँ। क्या मतलब? मम्मी डैडी एकदम चौकन्ने हो गए। हर महीने कितना देना पड़ता है वहाँ? नहीं, ऐसा रेगुलर तो नहीं देना पड़ता, पर खर्चे लगे ही रहते हैं। दीदी की विदाई है, मम्मी जी का चश्मा है, घर की छत सुधरवानी है, अब ये पापा का ऑपरेशन है और अगले महीने तो पापा रिटायर भी हो रहे हैं। डैडी थोड़ा सोच में पड़ गए। चाय नाश्ते के दौरान उन्होंने सहज भाव से कहा, फिर ऑपरेशन की डेट कौन सी फिक्स हुई? मनोज बोले, अब तो अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही हो पाएगा। 30 को पापा रिटायर हो रहे हैं, उनकी इच्छा उस दिन दफ्तर जाने की है, इसलिए उसके बाद का ही सोचा है। तब तो तुम पर बहुत लोड आएगा। सो तो आएगा ही, घर का बड़ा लड़का हूँ मैं। फिर नीरज बाहर है तो सारी जिम्मेदारी मेरी ही बनती है, और आप लोगों के आशीर्वाद से मेरी कमाई भी इस लायक है कि इस बोझ को उठा सकता हूँ। नीरज की नौकरी अभी नई है, इसके बावजूद पंकज की पढ़ाई का पूरा खर्च वो उठा रहा है। मैंने और पापा ने कितनी बार समझाया कि तुम बाहर रहते हो, तुम्हारे अपने खर्चे बहुत हैं, इधर की फिक्र छोड़ दो, पर वो मानता ही नहीं है। ठीक है बेटा, चलते समय डैडी ने कहा, हमारे लायक कोई बात हो तो बताना। तुम दोनों बहुत टेंस लग रहे थे, इसलिए चिंता हो गई। मेरी चिंता ना करें, आई एम ऑल राइट। और अपनी बेटी को तो आप जानते ही हैं, उसे बिना बात टेंशन लेने की आदत हो गई है। बताइए, हारी बीमारी किसके यहाँ नहीं होती? पापा का ऑपरेशन है भी तो क्या परेशानी है? उनके 2-2 कमाऊ बेटे हैं, वे खुद भी समर्थ हैं, सब हो जाएगा। 15 सितंबर को पापा 60 साल के हो रहे थे। 30 सितंबर को उनका रिटायरमेंट था, इसीलिए षष्ठी पूर्ति धूमधाम से मनाने का बच्चों का मन था। इच्छा थी कि इसी बहाने सहकर्मियों को आमंत्रित किया जाए। रिश्तेदार और इष्ट मित्र तो खैर आएंगे ही। राखी पर नीरज आया था तो सबने बैठकर पूरा प्लान बना लिया था। योजना तो यही थी, ये कार्यक्रम पापा के लिए एक सरप्राइज गिफ्ट हो, इसलिए यह तय हुआ कि उन्हें भनक भी नहीं लगने देंगे। पर निमंत्रितों का चुनाव तो उन्हें ही करना था, पूरा ऑफिस तो न्योता नहीं जा सकता था। जैसे ही पापा ने योजना सुनी, बिदक गए। बोले, एक फेयरवेल तो ऑफिस दे ही रहा है, तुम एक और विदाई समारोह क्यों कर रहे हो? थोड़े दिनों की ही तो बात है, सबके सब बिना बुलाए आ जाएंगे, इत्मीनान रखो। इन दिनों पापा बहुत टची हो गए थे। रिटायरमेंट का डिप्रेशन तो हर आदमी को आता है, फिर ऑपरेशन की वजह से थोड़ा टेंस भी हो गए थे, ज़रा से में नाराज़ हो जाते थे। इसीलिए माँ ने कहा, जो कुछ भी करना है उनकी मर्ज़ी से करो, चिढ़ जाएंगे तो सारे कार्यक्रम की 12 बजा देंगे। फिर ये तय हुआ कि सिर्फ नज़दीकी रिश्तेदार और अड़ोसी पड़ोसी ही बुलाए जाएंगे। बाहर से केवल दीदी आ रही हैं, और वो भी अकेले।
मनोज का बहुत मन था कि कनक दिन में माँ के पास चली जाया करे, झूठ मूठ ही सही काम का पूछ लिया करे, पर उन्होंने अपनी ओर से कुछ नहीं कहा और कनक ने भी कोई पहल नहीं की। वो अपनी ही चिंता में डूबी हुई थी। उसे ये सारा आयोजन व्यर्थ लग रहा था। लोग क्या 60 साल के नहीं होते हैं? उसके लिए इतनी बड़ी पार्टी करने की क्या ज़रूरत है, खासकर जबकि ऑपरेशन का इतना बड़ा खर्च सामने है। लेकिन मनोज रोज़ जाते रहे हैं, मेहमानों की लिस्ट बनाते रहे, सबके साथ बैठकर मेनू तय करते रहे। सबकी सलाह से केटरर तय किया गया, टेंट हाउस को कुर्सियों का, प्लेट्स का ऑर्डर दे दिया गया, घर की सजावट का थोड़ा सा सामान खरीदा, पापा के लिए नया रेशमी कुर्ता पजामा और माँ के लिए साड़ी खरीदी। कनक उनकी दौड़ धूप और शाह खर्ची देखकर कुढ़ रही थी। सारी हम्माली हमारे ही सिर है। नीरज दिल्ली में बैठा मज़े कर रहा है, नवाब साहब ऐन वक्त पर पधारेंगे जब सारा काम हो चुका होगा। हैरत तो तब हुई जब कार्यक्रम वाले दिन भी नीरज नहीं पहुंचा। शताब्दी तक सबको आशा थी, पर जब उसका भी समय निकल गया तो घोर निराशा छा गई। मनोज और पंकज दोनों फ़ोन लगाने का प्रयास कर रहे थे, पर लग ही नहीं रहा था। सबकी ज़ुबान पर एक ही चर्चा थी, खुद ही प्रोग्राम बनाया और खुद ही गायब हो गया। कनक कुढ़ रही थी कि जानबूझकर मुँह छिपा गया है, जब वो आएगा ही नहीं तो बड़े भैया झक मारकर सारा खर्च उठाएंगे। 4 बजे के आसपास एक स्मार्ट सी लड़की कंधे पर बैग लटकाए घर में दाखिल हुई। पंकज ने उसे देखते ही कहा, सारिका जी, बैड न्यूज़, मिस्टर नीरज कुमार नहीं आए। उसने हंसकर जवाब दिया, इट इज़ नो न्यूज़ माय डियर, एटलीस्ट फॉर मी। मैंने ही उन्हें मना किया था। सुन लो माँ, दीदी फुसफुसाकर बोली, ये तो पहले से भी सवा सेर निकली, घर में आई भी नहीं है, अभी से हुक्म चलाने लगी। लगता है तुम्हारे भाग्य में ऐसी ही बहुएं लिखी हैं। दीदी की बात को अनसुनी करते हुए माँ ने सारिका से पूछा, लेकिन तुमने उसे मना क्यों कर दिया? माँ, उनका बॉस छुट्टी के लिए बहुत किटकिट कर रहा था। बोले कि अभी आऊँगा तो फिर शायद ऑपरेशन के समय नहीं आ पाऊँ। तो मैंने कहा अभी आने की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ बहुत लोग हैं, पर ऑपरेशन के समय ज़रूर आना। भाई साहब अकेले क्या कर लेंगे? मिस्टर पंकज कुमार का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है, पंकज बोला। है क्यों नहीं भाई, चाय वाय पहुँचाने तो तुम्हें ही जाना पड़ेगा, पर जिम्मेदारी वाले काम तो बच्चों को नहीं दिए जा सकते ना। पंकज फिर कुछ कहने को था कि पापा बोल उठे, बेटी, तुमने उसे नाहक मना किया, ऑपरेशन तो अब कैंसिल हो गया है। क्या मतलब? केवल सारिका ही नहीं, मनोज भी चौंक पड़े। अभी तो वे मनोज इस नई बहू को आत्मसात करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें बहुत बुरा लग रहा था कि जिसे पूरा घर जानता है, यहाँ तक कि दीदी भी, उसके बारे में आज तक उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था। वो जिस तरह अनौपचारिक ढंग से दाखिल हुई थी, जिस तरह बात कर रही थी, उसे साफ जाहिर था कि घर में घुल मिल गई है। वो केवल उनके लिए ही अपरिचित है। वे अपने आप को बहुत अपमानित अनुभव कर रहे थे कि पापा ने ये बॉम्बशेल डाल दिया। ऑपरेशन की सारी दौड़ धूप वे कर रहे हैं और उसके कैंसिल होने का उन्हें पता ही नहीं है। क्या अब वे इतने पराये हो गए हैं कि इतनी महत्वपूर्ण घटनाओं की जानकारी भी उन्हें संयोगवश ही मिला करेगी? उन्होंने थोड़े सख्त लहजे में पूछा, पापा, ये आपके दिमाग का फितूर है या सचमुच डॉक्टर सिन्हा ने ऐसा कहा है? आप डॉक्टर के पास कब गए थे और किसके साथ गए थे? उधर सारिका रुआंसे स्वर में कह रही थी, ये बात तो मुझे किसी ने बताई ही नहीं। क्यों नहीं? कम से कम दिल्ली खबर तो कर दी होती, एक दिन के लिए ही सही। नीरज आ तो जाते। मनोज, माँ ने आदेशपूर्ण स्वर में कहा, ऑपरेशन की चर्चा आज ज़रूरी तो नहीं है ना? तो अब ये विषय बंद करो, घर में बहुत काम है। सब लोग चुप तो हो गए थे, पर कमरे में एक तनाव सा भर गया था। उसे हल्का करने की गरज से पंकज ने नाटकीय ढंग से कहा, सारिका जी, may I have the pleasure to introduce you to my भैया एंड भाभी and little prince सुमंत। सारिका ने चेहरे पर एक मुस्कान ओसकर तुरंत मनोज और कनक के पैर छू लिए, फिर दीदी के पैर छूते हुए बोली, सॉरी दीदी, आपको भी प्रणाम करना भूल गई थी। मनोज ने भी वातावरण को हल्का करने के लिए कहा, पंकज, ये परिचय कार्यक्रम तो अधूरा ही रह गया। मुझे भी तो पता होना चाहिए कि मैं किस हस्ती से मुखातिब हूँ। बड़े भैया कुछ न पूछिए, पंकज ने उसास भरकर कहा,
ये हमारे परिवार पर मंडराने वाला संकट है। छोटे भैया की बुद्धि पर सचमुच तरस आ रहा है। इन्हें देखकर विश्वास हो जाता है कि प्रेम अंधा है। बाप रे, ये पंकज क्या वाही तबाही बके जा रहा है। मनोज को डर लगा कि ये लड़की अब फट पड़ेगी, पर उसने सुमंत को पुचकारते हुए बड़ी शांति से कहा, बेटे अपने चाचू से कहो कि अपने लिए मिस वर्ल्ड ले आए, हमें कोई एतराज नहीं है। अच्छा है माँ की दोनों बहुएं राजरानी सी लगेंगी, पर घर में काम वाली भी तो कोई चाहिए ना। मेरी तो काम वाली भी ऐसी सिलबिल्ली सी नहीं रहती, माँ ने डपट कर कहा। तुम्हारे पास इससे खराब कपड़े नहीं थे? मनोज विस्मित होकर सुन रहे थे। इस तरह की बात माँ कनक से कहने का साहस कभी नहीं करती, घर में भूचाल ही आ जाता। पर इस लड़की ने बड़े ही शालीन अंदाज में कहा, इत्मीनान रखो माँ, खूब अच्छी साड़ी लाई हूँ, साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी। यहाँ का काम खत्म हो जाए फिर पहन लूँगी, पर एक बात अभी से बता देती हूँ, मैं कुछ भी पहन लूँ पर आपकी बड़ी बहू से तो 19 ही लगूंगी। अब बातें खत्म, काम चालू। दीदी के एनसीसी के अंदाज में आदेश दिया तो सारिका तुरंत कमर में दुपट्टा खोसकर किचन में घुस गई। उसने टेंट हाउस की प्लेटों को धो पोंछ कर रख दिया, गिलास और चम्मच गिनकर एक कतार में सजा दिए, सौंफ सुपारी की ट्रे तैयार कर दी, एक्वागार्ड चलाकर 2-4 घड़े पानी भर लिया। हर काम के बाद माँ से पूछती, अब क्या करूं? माँ बोली, तू तो कहानी का जिन्न हुई जा रही है, काम बताओ नहीं तो खा जाऊंगा। बहुत हो गया, अब कुछ नहीं करना है। अब अपनी ये भूतनी सी शक्ल धो पोंछ कर इंसान हो जाओ, 6 बजे से लोग आने लगेंगे। वो तैयार होकर जब कमरे से बाहर निकली तो वाकई सुंदर लग रही थी। मानना पड़ा कि नीरज की पसंद ऐसी बुरी भी नहीं है। घर लौटते ही कनक की पहली प्रतिक्रिया थी, आपको नहीं लगता कि नीरज भैया की फियांसे कुछ ज्यादा ही इतरा रही थी? अपनी अपनी स्टाइल है। वाह, बड़ी अच्छी स्टाइल है। और पंकज से कैसे फ्लर्ट कर रही थी, देखा? ये फ्लर्ट शब्द मनोज को अच्छा नहीं लगा, पर उन्होंने कहा कुछ नहीं। खुद उन्होंने देवर भाभी की इस निश्चल नोक-झोंक का भरपूर आनंद उठाया था। समझ गए थे कि पंकज इस तरह के मधुर स्नेहालाप के लिए तरस गया था। कनक से तो इस तरह का रिश्ता कभी बन ही नहीं पाया था। कनक ने कभी मौका ही नहीं दिया। सुमंत के जन्म से पहले तो वो कमरे से बाहर निकलती ही नहीं थी। बच्चे ने उसे मजबूरन सोशल बना दिया था। अपने चाचू के साथ सुमंत की खूब पटती थी। सुमंत के लालच में पंकज यदाकदा इस घर में चला आता था, पर माँ तरस कर रह जाती थी। मनोज का अलग घर बसाना सुमंत की वजह से ज़्यादा अखर गया था। मनोज तो अक्सर ही चक्कर लगा लेते थे, पर सुमंत का आना तो माँ के साथ ही हो पाता था, और कनक केवल विशेष अवसरों पर ही सास के घर जाती थी। दीदी बच्चों को छोड़कर आई थीं, इसलिए तीसरे ही दिन चली गईं। मनोज ने सुबह घर से चलते हुए ही बता दिया था कि वे दीदी को ट्रेन में चढ़ाकर ही लौटेंगे। कनक से पूछा भी था कि स्टेशन चलना चाहो तो चक्कर घर का लगा लूँगा, पर कनक के पास तो न चलने के 100 बहाने थे। वैसे मनोज ने भी केवल औपचारिकता ही निभाई थी, नहीं तो इसी बात पे झगड़ा हो जाता। दीदी एकदम तैयार थीं। मनोज के पहुंचते ही बोली, चलें? अरे अभी तो बहुत टाइम है, स्टेशन पर बोर होंगे। माँ बोली, मेरा ख्याल है कि तुम लोग निकल ही जाओ, क्या फ़ायदा इसका कि ध्यान वहीं गाड़ी में ही अटका रहेगा। मनोज को बड़ा आश्चर्य हुआ। अन्यथा होता तो ये था कि माँ आखिरी क्षणों तक दीदी को अपने पास रोके रखना चाहती थी और बाकी लोग जल्दी मचाने लगते थे। स्टेशन पर आकर मनोज ने कहा, लो वैसे भी हम बिफोर टाइम आ गए हैं, ऊपर से ट्रेन आधा घंटा लेट है। तुमने घर पर इतनी जल्दी मचाई कि इंक्वायरी से पूछ भी ना पाए। वैसे भी वो लोग कौन सा तुरंत जवाब दे देते हैं। जल्दी आ गए हैं तो कोई बात नहीं, आराम से बैठकर बातें कर लेंगे। वैसे भी इन दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि तुमसे ठीक से बात भी ना हो पाई। हाँ, इस बार तुम्हारा मेरे यहाँ आना भी तो नहीं हो सका, कनक कहती ही रह गई। मनोज एक सफ़ेद झूठ बोल गए। पता नहीं दीदी ने यकीन किया भी कि नहीं। ऑपरेशन के समय आओ तो मेरे पास ही रुकना दीदी, अस्पताल में आने जाने में सुविधा रहेगी। ऑपरेशन पहले हो तो बाकी बातें बाद में सोचेंगे। हाँ, उस दिन पापा एकदम से क्या कह गए थे, मैं पूछना चाह रहा था पर माँ ने बात ही नहीं करने दी।
पता नहीं क्यों जिद ठाने बैठे हैं कि मैं अपनी पसीने की कमाई डॉक्टरों पर नहीं लुटाऊंगा। 1.5 लाख कम तो नहीं होता। लेकिन उनकी कमाई को हाथ ही कौन लगा रहा है? उनका कहना है कि मैं बच्चों को टेंशन में नहीं डालना चाहता, ना उनके लिए कर्ज छोड़ना चाहता हूँ। दिन भर बैठे बैठे माँ को हिसाब समझाते रहते हैं। कहते हैं कि ग्रेच्युटी की रकम फिक्स में डाल देंगे, उसका ब्याज आता रहेगा, पेंशन भी मिलेगी, तुम्हारा तो काम चल जाएगा, बच्चों को परेशान मत करना। पंकज से कहते हैं 2 साल सब्र से काम लो, फिर तुम अपने पैरों पे खड़े हो जाओगे। तब तक माँ की आय में ही गुजारा करना, भाइयों के आगे हाथ मत फैलाना, उन्हें अपनी भी गृहस्थी देखनी होती है। ये एकदम से क्या हो गया दीदी? अगर वो ऑपरेशन से डर रहे हैं तो ये डर उनके मन से निकालना होगा। दीदी, ये ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है। मैं तो इतने दिन रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, पर आखिरी दिन तक ऑफिस जाने का उनका मन था। दफ्तर वाले भी कोऑपरेट कर रहे थे, इसलिए चुप रहा। पर अब ज़्यादा दिन टालना ठीक नहीं है। जितनी देर करेंगे कॉम्प्लिकेशंस तो बढ़ते जाएंगे ना। तुम्हें एक बात बताऊं, पापा कहते हैं कि मुझे मरना मंजूर है, पर बेटे का ससुर के आगे हाथ फैलाना मंजूर नहीं। क्या बात करती हो दीदी? मैं ससुर के आगे हाथ फैलाऊंगा? कैन यू बिलीव इट? पापा ने ऐसा सोच कैसे लिया? तुम्हें शायद माँ ने बताया नहीं होगा। 5-6 दिन पहले तुम्हारे सास ससुर मिलने आए थे। बातों ही बातों में बोले, मनोज आजकल बहुत टेंशन में है। स्वाभाविक है, ये ऑपरेशन बड़ा खर्चीला होता है, पर मैंने उससे कह दिया है कि चिंता की कोई बात नहीं है। कोई भी ज़रूरत हो तो हमसे कहो, हम किस लिए हैं? कसम ले लो दीदी, जो मैंने एक बार भी उनसे इस तरह की कोई बात की हो। बल्कि मैं तो यही कहता रहा हूँ कि सब व्यवस्था हो चुकी है। शायद कनक ने कुछ कहा होगा, उसे टेंशन तो ज़रूर होगा, और ऐसे में लड़की अपने माँ बाप से ही तो बात करेगी। हो सकता है तुम्हारे ससुर ने औपचारिकतावश ही ये बात कही हो, पर पापा उसी दिन से सनक गए हैं। क्रोध से मनोज का संपूर्ण शरीर जैसे जलने लगा। मन हुआ कि अभी घर जाए और कनक से जवाब तलब करे, पर ट्रेन आने तक तो रुकना ही था। वो आधा घंटा उनके लिए जैसे पहाड़ हो गया। दीदी कुछ कुछ पूछती रहीं और वे बेमन से आवाज़ देते रहे, पर अंतराल में उनका गुस्सा ज़रा भी कम नहीं हुआ था। शर्म अलग आ रही थी कि पापा की नज़रों में क्या इमेज बनी होगी। घर पहुँचे तो एक और आश्चर्य उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। दरवाज़ा पंकज ने खोला था और पीछे सोफे पर सुमंत सारिका की गोद में चढ़ा हुआ धमा चौकड़ी कर रहा था। वॉट अ प्लेजेंट सरप्राइज! सपाट स्वर में ही सही उन्होंने औपचारिकता निभाई। सरप्राइज तो खैर होगा भाई साहब, पर आपके चेहरे से तो ऐसा नहीं लगता कि वो प्लेजेंट भी होगा। मनोज थोड़ा झेपे और सूखी हंसी हंसकर बोले, दरअसल इस नालायक को यहाँ देखकर मूड खराब हो गया। दीदी को छोड़ने स्टेशन नहीं आ सकते थे, उन्होंने पंकज को डांटा। दीदी ने मना कर दिया था, पंकज ने शांत स्वर में जवाब दिया। मनोज समझ गए कि सब कुछ एक योजना के अंतर्गत ही हुआ है, इसीलिए दीदी को स्टेशन जल्दी भेज दिया गया कि ताकि इत्मीनान से अकेले में बात हो सके। माँ अपने आप कुछ कहेंगी नहीं, इसीलिए दीदी ने ये भाड़ लिया, इसीलिए पंकज को रोका गया। उनकी चुप्पी का सारिका ने कुछ और ही अर्थ लगाया। बोली, दरअसल भाई साहब, आपकी कसूरवार मैं हूँ। उस दिन इन छोटे मियाँ के लिए कुछ भी नहीं ला पाई थी, इसलिए मैंने पंकज से साथ चलने की रिक्वेस्ट की थी। और बड़े भैया, आपका कसूरवार मैं भी हूँ, मैंने इन्हें आपका घर दिखा दिया। अब ये जब तब आपको बोर करनी चली आए तो मुझे गाली मत दीजिएगा। पंकज के इस नाटकीय वक्तव्य पर उन्हें हंसी आ गई। वातावरण थोड़ा हल्का हो गया। सारिका ने पंकज को डपटते हुए कहा, अंदर जाकर भाभी का हाथ नहीं बता सकते, यहाँ बैठकर बातें बना रहे हो। वैसे कायदे से तो ये काम आपको करना चाहिए। खैर, पंकज ने कहा और हंसता हुआ भीतर चला गया। नन्हे नन्हे डग भरता हुआ सुमंत भी उसके पीछे हो लिया। उसके जाते ही सारिका ने पर्स से एक लंबा सा लिफाफा निकाला और मनोज के सामने रख दिया और फुसफुसा कर कहा, उन लोगों के आने से पहले इसे जेब में रख लीजिए प्लीज़। ये क्या है? मेरी छोटी सी सेविंग है, जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन।
रामेश्वरम का पुल बांधते समय गिलहरी का जो योगदान था बस उतना ही। पर ये सब किस लिए? मैं नहीं चाहती कि पैसों के लिए पापा का ऑपरेशन रुका रहे। मनोज के चेहरे की नसें एकदम तन गईं। उन्होंने अत्यंत सख्त लहजे में कहा कि पहले इसे उठाकर पर्स में रखो, बाद में कोई बात होगी। वो स्वर ऐसा था कि सारिका उसकी अवज्ञा न कर सकी। चुपचाप लिफाफा पर्स में डाल लिया। अब बताओ कि तुमसे ये किसने कह दिया कि पापा का ऑपरेशन पैसों की वजह से रुका है? उस दिन पापा ने एकदम से वो अनाउंसमेंट की तो मैं तो घबरा ही गई थी। पंकज से बात की तो पंकज ने क्या बताया होगा इसकी मनोज भली भांति कल्पना कर सकते थे। इसलिए मनोज ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, मान लो कि हम आर्थिक तंगी से गुजर भी रहे हैं, पर तुमने ये कैसे सोच लिया कि हम तुम्हारा ये हम्बल शेयर स्वीकार ही कर लेंगे? क्या मेरा कोई अधिकार नहीं है? नो, शादी से पहले तो बिल्कुल भी नहीं, उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा। उसी समय नाश्ते की प्लेटों के साथ कनक ने कमरे में प्रवेश किया। पीछे चाय की ट्रे के साथ पंकज भी था। सारिका एकदम सकपका गई। उसकी अनधिकार चेष्टा की दुर्गति होते हुए इन लोगों ने जरूर देख ली होगी। अपमान से उसका मुंह लाल हो गया। मनोज ने लेकिन अत्यंत सहज स्वाभाविक स्वर में कनक से कहा, श्री नीरज कुमार ने हमें हवा ही नहीं लगने दी, नहीं तो हम भी इन्हीं गर्मियों में इन लोगों की शादी करवा देते। कनक सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई, पर सारिका ने अत्यंत म्लान स्वर में कहा, फिलहाल 2 साल तक तो शादी का सवाल ही नहीं उठता। क्यों? नीरज बता रहे थे कि जब तक आप पढ़ते रहे दीदी ने शादी नहीं की। जब तक नीरज को जॉब नहीं मिल गया आपने शादी नहीं की। अब नीरज की बारी है। जब तक पंकज, देखो इस ढपोर शंख के लिए रुकी रहोगी ना तो बूढ़ी हो जाओगी। मनोज की बात पर सबको हंसी आ गई। सारिका को भी मुस्कुराना पड़ा। मनोज ने बात आगे बढ़ाई, देखो समय समय की बात होती है। उस समय पढ़ने वाले 4 और कमाने वाले सिर्फ पापा, इसलिए ऐसी व्यवस्था करनी पड़ी। अब पढ़ने वाला 1 है और कमाने वाले 2, इसलिए नो प्रॉब्लम। नाउ चीयर अप यंग लेडी, दिवाली बाद पहले मुहूर्त पर भी तुम्हारे हाथ पीले कर देंगे। पर पहले पापा का ऑपरेशन होगा। वो तो होगा ही। इट हैज़ नथिंग टू डू विद योर वेडिंग। ऑपरेशन पापा और ऑपरेशन शादी, ये 2 अलग अलग मुद्दे हैं भाई। इनकी घाल मेल मत करो। पापा ने मजाक में कुछ कहा और तुम लोगों ने उसका इशू बना लिया। बहुत हाइपर हो तुम लोग, एकदम टेंशन में आ जाते हो। अब उम्र के साथ मैच्योरिटी आने दो। चाय पीकर वे लोग चले गए। कनक जैसे जाने की ही प्रतीक्षा कर रही थी। बोली, आपको नहीं लगता कि ये थोड़ा ज़्यादा हो रहा है? ये लड़की कितना ओवर एक्ट कर रही है। अभी घर में आई भी नहीं है और उसका इन्वॉल्वमेंट तो देखो, जैसे घर की हर बात से उसे सरोकार है। ये तुमसे किसने कह दिया कि वो अभी घर में नहीं आई है? वो कब से घर में दाखिल हो चुकी है, बल्कि यहाँ रच बस गई है। इसलिए उसे घर की हर बात से सरोकार है। यहाँ की हर चिंता उसे परेशान करती है, हर खुशी उसे प्रसन्न करती है। उसके आगमन की सूचना सबसे पहले तुम्हें होनी चाहिए थी, क्योंकि ऐसे मामलों में भाभियाँ ही पहली राजदार होती हैं। पर दुर्भाग्य से तुम खुद अभी इस घर में प्रवेश ही नहीं कर पाई हो। गृह प्रवेश के समय तुम्हारा केवल शरीर ही भीतर आया था, मन तो बाहर ही छूट गया था, और अब भी शायद वो बाहर ही है। पता नहीं किस मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहा है। एक अरसे से मन में घुमड़ने वाली बातों को एक बार की कह डालने के बाद मनोज का मन एकदम हल्का हो गया था। पर अपने भीतर के सच को इस तरह अनावृत सामने पाकर कनक एकदम सहम गई थी, दहल गई थी। तो अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी जी द्वारा लिखित एक कहानी गृह प्रवेश। तो दोस्तों, आप सबको ये कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे अवश्य बताइएगा। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।